हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो की क्या ख़ास बात है, आपको यहाँ क्यों रुककर पूरा देखना चाहिए? तो ख़ास बात यह है कि आपको यहाँ द्विवेदी युग का पूरा निचोड़ मिलेगा, वो भी नए नए प्रश्नों के साथ और पीवाईक्यू के साथ। और आपका एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी समय को बर्बाद किए यह रहा आपके सामने पहला ही प्रश्न। और इतने शानदार प्रश्न होंगे, लास्ट में आकर खुद कहेंगे कि हाँ वाकई में कितने शानदार प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मैथिली शरण गुप्त के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। आपको जो मैथिली शरण गुप्त के जो काव्य ग्रंथ दिए गए हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसे व्यवस्थित करना है। और ध्यान दीजिएगा, आपको हर क्वेश्चन के सिर्फ 5 सेकेंड का समय मिलेगा जवाब देने के लिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। यह हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पे दो यानी कि रंग में भंग की बात करें तो यह हो जाएगा आपका 1909 में। और भारत भारती जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 1912 में हो जाएगा। साकेत जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह हो जाएगा आपका 1931 में। और यशोधरा इसका समय आप देख सकते हैं 1932 में हो जाएगा। और पंचवटी हो जाएगा 1925 में। यह हो जाएगा इसका कालक्रम। ध्यान दीजिएगा कि गलती मत कीजिएगा कि सिर्फ देख लें कौन किसकी रचना है, कौन सा काव्य है, यह नहीं बल्कि आप उसका समय भी ध्यान रखेंगे। यह हो जाएगा आपका पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, कथन और कारण वाले हैं। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य को राम काव्य परंपरा में रामचरितमानस के बाद दूसरा प्रमुख स्तंभ स्वीकार किया जाता है। एकदम ध्यान दीजिएगा, कौन सा दूसरा प्रमुख स्तंभ के तौर पे किसे स्वीकार किया जाता है? तो साकेत महाकाव्य को। और कारण यह बताया गया कि क्योंकि साकेत रचना की मूल प्रेरणा गुप्त जी को सरस्वती पत्रिका में छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य से प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता जो कि 1908 में प्रकाशित हुई थी से मिली थी। आपको बताना है इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो सही आंसर की बात करें तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ए आर तो दोनों सही हैं, लेकिन तो आर ए की व्याख्या नहीं करता है, बल्कि दोनों अपने हैं आप में क्या है, एक स्वतंत्र कथन है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इससे भी इम्पोर्टेंट रहा। और ध्यान दीजिएगा, आपको सारे प्रश्न आप अटेम्प्ट करने हैं पूरे 50 के 50। आप बाद में लाइक करें, कमेंट करें या ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप सारे क्वेश्चन से देख लीजिए। आप बस वही रटे रटाए क्वेश्चन देखते रहते हैं, फिर बाद में कहीं और से प्रश्न आ जाता है तो फिर कहते हैं कहाँ से आ गया। चलिए, यह हो जाएगा आपको सामने तीसरा प्रश्न। द्विवेदी युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या कह रहा है, यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र ने इस काल को जागृत सुधार काल नाम दिया तथा इसकी जो समय अवधि है 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक मानी। और दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा तथा जो इसका समय सीमा यानी अवधि है यह 1893 से लेके 1918 तक मानी है। और तीसरी पॉइंट, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए ब्रज भाषा के प्रयोग की वकालत की है। अब देखना यह है कि आपने अभी तक द्विवेदी युग के बारे में कितनी जानकारी इकट्ठा की, क्योंकि एक साथ हमने कई पॉइंटें आपके सामने प्रस्तुत की है। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे रहा, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पहला तो दूसरा सही हो जाएगा, लेकिन तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों हो गया? सबसे बड़ी बात इस वजह से यहाँ गलत हो गया क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए सामान्य बोलचाल की जो खड़ी बोली है उसको प्राथमिकता देने की प्रथम वकालत की थी। इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ना कि ब्रज भाषा को। देख लीजिए, थोड़ा सा माइनर मिसप्रिंट है। यह देखते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ अनुदित रचना है, एक तरफ मूल रचना कर दिए गए हैं। तो चलिए बताइएगा, यहाँ से एक एक प्रश्न पूछा गया है, बिना कोई बेफालतू का इसमें प्रश्न नहीं मिलेगा। और हम लोग तो टॉपिक वाइज जान ही रहे हैं कि स्टार्ट किए हैं एकदम A to Z हम लोग करते चले जा रहे हैं। आज आप 22वीं क्लास देख रहे होंगे जो कि द्विवेदी युग का पूरा निचोड़ देखने को मिलेगा और सारे प्रश्न ही अपने आप में शानदार रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, फिलहाल ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ गडेरिए द और दार्शनिक, इसके कौन से हो जाएंगे, इसके मूल रचनाकार, ये तो अनुदित है,
यह हो जाएंगे यहाँ पे ग्रे के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? इनके ग्रे। और एकांतवासी योगी यह हो जाएगा यहाँ पे आप गोल्ड स्मिथ का हो जाएगा। ऋतु संहार यह हो जाएगा कालिदास का। और शांत प्रतीक ये हो जाएंगे गोल्ड स्मिथ। यहाँ पे ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा 5वां प्रश्न। यहाँ पूछा जा रहा है कि द्विवेदी युगीन कवियों और उनकी उपाधियों यानी कि उपनामों के संदर्भ में यहाँ पे संबंध में कौन सा असत्य है? युग्म असत्य होगा। तो चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, हम पढ़ने में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा तो बताइएगा इसमें कौन सा सही होगा। तो सही की बात करें यानी कि असंगत यानी कि असत्य की बात करें तो हो जाएंगे ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यहाँ पे लोचन प्रसाद पांडे को कविता कामिनी कांत नहीं कहा जाता है, तो किन्हें कहा गया? यह कहा गया था नाथू शर्मा शंकर। कविता कामिनी कांत किन्हें कहा गया था? तो ये हो जाएंगे नाथू शर्मा शंकर जी को कहा गया था। और जो हमारे 3 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका हो जाएगा आधुनिक काल का सूरदास, किनके द्वारा कहा गया था? यह हो जाएंगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। और मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसीदास कहा गया, तुलसी कहा गया। और यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त को एक और जैसे कि सामंजस्यवादी यानी कि कवि कहा गया, वो भी किनके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इन्हें कहा गया। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, जैसा कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चुका चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। यह जो प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां देख रहे हैं, यह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किस ग्रंथ से लिया गया है? यह हो जाएंगे ऑप्शन बी यानी कि प्रिय प्रवास। इसके राइटर हो जाएंगे कौन से? हरिऔध। वो भी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, जो कि समय सीमा हो जाएगा यानी कब लिखा गया? तो 1914 में लिखा गया था। और इसका जो आरंभिक यानी कि मंगलाचरण है वह प्रकृति चित्र छंद के तौर पे प्रस्तुत किया गया है। इतनी सारी जानकारियां सिर्फ मात्र एक क्वेश्चन से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। अगला प्रश्न यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है? श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित रचनाओं की भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युग्म है? कौन सा पूछा जा रहा है? असंगत युग्म। चलिए बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा असंगत होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो ऋतु संहार आप देख रहे हैं यह खड़ी बोली में नहीं है, बल्कि किस में है? यह हो जाएगा ब्रज भाषा में। यह किस में हो जाएगा? तो ब्रज भाषा में देखने को मिला। और एकांतवासी योगी यह खड़ी बोली में है। उजड़ाऊ ग्राम यह भी खड़ी ब्रज भाषा में है। शांत पति की यह भी खड़ी बोली में है। तो भाषाएं भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिया गया, जैसे कि एक तरफ प्रबंध काव्य है, एक तरफ यहाँ पे सर्ग बताए गए हैं, और हरिऔध जी के सारे प्रबंध काव्य दिए गए हैं। तो यह भी इम्पोर्टेंट रहा कि प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, पारिजात में, वैदेही, वनवास। चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे रहा, तो कौन सा आपका सही हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रिय प्रवास की बात करें तो यह हो जाएगा इसमें 17 सर्ग, और परिजात की बात करें यहाँ पे यह हो जाएगा 15 सर्ग, और वैदेही वनवास इसमें हो जाएगा 18 सर्ग। ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपका पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न यहाँ पे कथन निष्कर्ष वाले हैं। कथन में कहा गया कि नाथूराम शर्मा शंकर कृत गर्भरंडा रहस्य एक प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है, जो कि पूछा गया था। और यहाँ पे निष्कर्ष 2 दिए गए हैं। चलिए बताइएगा कि इसमें क्या है। इसमें विधवाओं की दयनीय और विषम स्थिति का चित्रण किया गया है, और या फिर दूसरा में इसमें देव मंदिर में होने वाले अनाचार और पाखंड का उद्घाटन किया गया है। चलिए बताइएगा कि इन दोनों निष्कर्षों में से इसमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष क्या हो जाएंगे? सही। यह आपके सामने यहाँ पे एक द्विवेदी युग यानी कि महाकाव्य दिया गया है, और यहाँ उसके रचनाकार दिए गए हैं। तो चलिए सुमेलित करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसा कि कृष्णायन, जो कि 1943 में लिखा गया था, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे द्वारका प्रसाद मिश्र। कौन हो जाएंगे? द्वारका प्रसाद मिश्र। और साकेत संत, जो कि 1946 में लिखा गया था, यह हो जाएंगे बलदेव प्रसाद मिश्र के द्वारा।
यहाँ पे तक्षशिला जो 1931 में लिखा गया था, यहाँ पे हो जाएंगे उदय शंकर भट्ट। और नल नरेश 1933 का जो समय है, यहाँ हो जाएंगे प्रताप नारायण पुरोहित। यानी आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं इससे भी शानदार प्रश्न की ओर। यहाँ पे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए देखते हैं इनके बारे में कौन कौन सी जानकारी दी गई है। यहाँ पहला बताया गया कि ए श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे, और बी में बताया गया है वे राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे, और तीसरा में बताया गया कि वे खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का सफल प्रयोग करने में प्रवीण थे। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पॉइंट ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि सही है जाएंगे इनके बारे में। अगला प्रश्न यहाँ पे कि द्विवेदी युग के किस कवि को प्रमुख सूक्तिकार के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने रामचरित चिंतामणि 1920 में लिखा, इनका प्रबंध काव्य लिखा है, नामक प्रबंध काव्य लिखा है। तो ये कौन हो जाएंगे, रामचरित चिंतामणि के नाम से इन्होंने लिखा है। ऑप्शन बी, यानी कि रामचरित उपाध्याय के द्वारा यह लिखा गया है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न, यहाँ पंक्तियां दी गई हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह जो पंक्तियां देख रही हैं, यह किस कवि और किस रचना से ली गई हैं, इंपॉर्टेंट तो छोड़ दीजिए, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, और जो कि भारत और भारती से ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित कृतियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पे मूल आधार ग्रंथों के साथ अनुवाद मतलब मिलान करना है कि उनका मूल ग्रंथ कौन सा हो जाएगा। तो विनय शतक की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ हम जैसे कि विनय शतक, यह मूल ग्रंथ यहाँ पे भर्तृहरि का वैराग्य शतक के आधार पर लिखा गया था। बिहार वाटिका, यह जयदेव का गीत गोविंद के आधार पर अनुदित ग्रंथ है। स्नेहमाला, यहाँ पे हो जाएंगे भर्तृहरि का श्रृंगार शतक। और ऋतु तरंगिणी, यह कालिदास का ऋतु संहार से लिखा गया है, यानी कि अनुदित ग्रंथ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट छोड़िए, सारे प्रश्न ही क्या है आपके में अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक साथ आपको 4 प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे। अगला प्रश्न, राम नरेश त्रिपाठी के संबंध में कौन सा असत्य कथन होगा। चलिए पहले कथन देख लेते हैं कि वे स्वतंत्रवाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, या फिर बी में बताया गया कि मिलन जो कि 1917 में, पथिक 1920 में, स्वप्र 1929 में इनके 3 काल्पनिक खंडकाव्य हैं। और सी में बताया गया कि मानसी जो कि 1927 में इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। और डी कविता कौमुदी शीर्षक से इन्होंने 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत की कविताओं का संपादन किया है। आपको बताना है कि इसमें असत्य कौन सा होगा। आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे कम से कम 8-9 प्रश्न तो देखने को मिल ही रहे होंगे। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पे जो मानसी है, यह 1927 में राम नरेश त्रिपाठी की फुटकल कविताओं का संग्रह है, न कि महाकाव्य है। यहाँ पे यह महाकाव्य नहीं है, बल्कि इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह है। कौन सा, मानसी। तो ध्यान दीजिएगा, छोटा सा मिस्टेक तो कोई प्रश्न गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे जगन्नाथ दास रत्नाकर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर सत्यता की जांच करनी है। चलिए देखते हैं, एक साथ सारी पॉइंटें क्लियर हो जाएंगी। वे उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। और दूसरा पॉइंट, इनके गुरु नवनीत लाल चतुर्वेदी थे। तीसरा पॉइंट, इन्होंने अलेक्जेंडर पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना आदर्श नाम से अनुवाद किया था। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है यहाँ पे कौन कौन से सही होंगे। तो सही की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कि जहाँ पे तीनों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस पॉइंट पे ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ लेते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त को किस कृति की रचना पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। इंपॉर्टेंट छोड़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया और सबको आता भी है।
यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भारत भारती, जो कि इसका समय हो जाएगा 1912 ईस्वी में लिखा गया था। इसी से प्रभावित होकर यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि कहा। और गुप्त जी ने स्वयं को क्या कहा है, यह हो जाएंगे कौटुंबिक कवि मात्र माना है। अपने आप को गुप्त जी ने क्या माना है, कौटुंबिक कवि मात्र माना है। तो ध्यान दीजिएगा। 18वां प्रश्न, यहाँ पे पंक्तियां दी गई हैं कि राम तुम माधव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या। यह जो पंक्ति आप देख रहे हैं, यह साकेत के किस रचनाकार द्वारा रचित है, यानी कि साकेत के रचनाकार के यहाँ पूछे जा रहे हैं, रचनाकार कौन हो जाएंगे, ऑप्शन बी यानी कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा यह पंक्तियां दी गई हैं। और ये कहाँ से लिया गया है, साकेत से, जो कि पहले ही बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें कितने सर्ग हैं और इसका समय क्या है, ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना भारत भारती का मूल प्रेरणा स्रोत क्या है। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कि किसकी प्रेरणा से यह भारत भारती इन्होंने लिखा। यह हो जाएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि मुसद्दस्से हाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण से इन्होंने मूल प्रेरणा लेकर भारत भारती की रचना की है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि कालिदास का मेघदूत हो जाएगा, तुलसीदास का रामचरितमानस होगा और माइकल मधुसूदन इनका क्या हो जाएगा, दत्त की वीरांगना। ये सब इनकी रचनाएं हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना किस शैली में की तथा शांत प्रतीक की रचना किस छंद में की है। और एकांतवासी योगी की शैली बतानी है और शांत प्रतीक की रचना किस छंद में हुई है यह बताना है आपको। यहाँ पे तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि लावनी और ख्याल शैली में किया गया है एकांत योगी। और यहाँ पे शांत प्रतीक में आप लोग रोला छंद देखने को इसमें मिलेगा, यानी कि पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आयोग के प्रमाणित तथ्यों के अनुसार ही होगा। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता और खड़ी बोली में प्रथम पुस्तक क्रमशः कौन सी होगी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, यह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गुणवंत हेमंत, यह इनकी कविता होगी। एकांतवासी योगी जो इनकी खड़ी बोली में प्रथम पुस्तक, यह कब प्रकाशित हुआ था, यह हो जाएगा 1886 में, तो ध्यान दीजिएगा। और गुणवंत हेमंत की बात करें तो यह हो जाएगा यहाँ पे 1900 ईस्वी में। कब हो जाएगा, 1900 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कौन सी रचनाएं उर्दू फारसी के प्रभाव युक्त मुहावरेदार बोलचाल की भाषा में लिखी गई है, तो कौन सी हो जाएंगी। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चुभते चौपदे, चोखे चौपदे और बोलचाल, यह मुहावरेदार बोलचाल की भाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ लेते हैं। जैसा कि यहाँ दिया है कि मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं जैसे कि मेघनाद वध, बिरहड़ी प्रजांगना का अनुवाद किस उपनाम से किया है। किस उपनाम से किया गया है, ऑप्शन बी यानी कि मधु उपनाम से इन्होंने अनुवाद किया है। आगे देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर किस नाम से काव्य लिखा है, तो जैनी पर किस नाम से काव्य लिखा है, तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी यानी कि जय ई नी नाम से लिखा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे द्विवेदी काल में किस कवि को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है, हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। 26वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है, ये हो जाएंगे ऑप्शन ए यानी कि मुकुटधर पांडे को। आगे देख लेते हैं। द्विवेदी युग के पांडे बंधु के नाम से किन दो सगे भाइयों की जोड़ी प्रसिद्ध थी, किन दो सगे भाइयों की जोड़ी प्रसिद्ध थी, ऑप्शन ए यानी कि लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे की जोड़ी प्रसिद्ध थी। यहाँ पे लोचन प्रसाद पांडे कृत वह कौन सी रचना है जिसमें पशुओं तक पहुँचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का परिचय मिलता है, कौन सी रचना हो जाएंगी, ऑप्शन सी यानी कि मृगी दुख मोचन, क्या हो जाएगा, मृगी दुख मोचन।
राय देवी प्रसाद पूर्ण ने सन 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा में किस शीर्षक से अनुवाद किया गया था? अनुवाद किया किसके द्वारा किया गया था? यह हो जाएंगे ऑप्शन यहाँ पे ए यानी कि धाराधर धामन। यह जो कि 1902 जो आप देख रहे हैं 1902 ईस्वी में शीर्षक के रूप में अनुवाद किया गया था। आगे देखते हैं 30वें प्रश्न की ओर। द्विवेदी युग के किस विद्वान कवि को हिंदी व्याकरण ग्रंथ की रचना के कारण हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी यानी कि कामता प्रसाद गुरु को। यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्नों में ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारे ही प्रश्न तो इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन समय भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा। सत्यनारायण जो कि कवि रत्न, इसका जो समय है 1880 से लेकर 1918 ईस्वी की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने किस शीर्षक से प्रकाशित कराया? तो कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन बी यानी कि हृदय तरंग। कौन से शीर्षक के रूप में प्रकाशित कराए? तो हृदय तरंग के रूप में। और यहाँ पे अगला प्रश्न, सत्यनारायण जो कि कवि रत्न ने लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंडकाव्य होरेसस का किस भाषा में अनुवाद किया? तो किस भाषा में अनुवाद किया? यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि ब्रज भाषा में इसका अनुवाद किया गया और यह इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि कविता का विषय मनोरंजन और उपदेशजनक होना चाहिए। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है। यह जो प्रसिद्ध स्थापना यह किसकी हो जाएगी? इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। यहाँ पे यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह कहा गया है। और यहीं पे महावीर प्रसाद द्विवेदी की कल्लू आलयत उपनाम या प्रभाव वाली प्रसिद्ध कविता कौन सी हो जाएगी? यह इस पर ध्यान दीजिएगा, कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सर्गो नरक ठिकाना नहीं। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की उपनाम से लिखी गई क्या हो जाएगी? प्रसिद्ध कविता हो जाएगी। क्यों लिखा गया है आप लोग जानते हैं कि किस क्वेश्चंस को लेकर यहाँ पे बवाल खड़ा हुआ था। आगे देखते हैं कि साकेत शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होगा? साकेत का अर्थ और किस भाषा का शब्द है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पाली भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होगा अयोध्या। क्या हो जाएगा? अयोध्या। यह भी पूछे गए प्रश्नों में है। साकेत जो कि इसमें 12 सर्ग को किस आलोचक ने जनवादी काव्य कहा है? किस आलोचक के द्वारा इन्हें जनवादी काव्य कहा गया? ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा इन्हें जनवादी काव्य कहा गया और इसमें उर्मिला के विरह वर्णन को मुख्य रूप से आकर्षण माना गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कवि जो कि द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों के वर्ग में शामिल हैं? तो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कौन हो जाएंगे? ऑप्शन सी यानी कि गया प्रसाद शुक्ल नहीं, लेकिन गिरधर शर्मा, नवरत्न, लोचन प्रसाद पांडे, रामचरित उपाध्याय यह हो जाएंगे द्विवेदी मंडल के कवि। यह भी पूछा जाता है। सन 1928 ईस्वी में माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से पद्य अनुवाद किसने किया था? यह भी पूछा गया प्रश्न है। तो किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए यानी कि गिरधर शर्मा नवरत्न के द्वारा यह हिंदी माघ में पद्य अनुवाद किया गया। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। यह जो पंक्ति देख रहे हैं यह जगत की यथार्थता को प्रतिपादित करते हुए किस कवि ने लिखी है? इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑप्शन बी यानी कि श्रीधर पाठक के द्वारा यह लिखा गया। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, यानी कि आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह जो पंक्तियां आप देख रहे हैं यह मैथिली सरल गुप्त की किस रचना से ली गई हैं? ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर यानी कि भारत भारती के यहाँ से रचना से लिया गया है और इसमें वर्तमान काल और भविष्य काल का वर्णन है लेकिन तो भूतकाल का वर्णन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था। यहाँ प्रिय प्रवास जो कि 1914 ईस्वी में लिखा गया का सर्वप्रथम नाम क्या रखा गया था? प्रिय प्रवास से पहले इसका नाम क्या था? यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ब्रजांगना विलाप था।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ 42वां प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को उनकी किस कालजयी रचना पर उस समय का सर्वोच्च मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था? तो किस रचना के लिए दिया गया था? यहाँ पे यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्री प्रवास के लिए दिया गया था। और ध्यान दीजिएगा इसमें कितने सर्ग हैं, इसकी रचना कब होती है यानी कि समय, ध्यान देने वाली बात है। हरिऔध द्वारा रचित यानी कि हरिऔध द्वारा सन 1931 ईस्वी में ब्रज भाषा में रचित रस कलश किस प्रकार का ग्रंथ है? जो रस कलश है वह किस प्रकार का ग्रंथ है जो कि ब्रज भाषा में रचित है? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रीति ग्रंथ है। इसमें रस और न्याय का भेद देखने को मिलता है। लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। यह जो प्रेरक पंक्तियां हैं यह किसकी है? ध्यान दीजिएगा यह किसकी हो जाएंगी? ऑप्शन बी यानी कि श्रीधर पाठक जी की। किनके? श्रीधर पाठक जी की। 45 प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम प्रकाशित कविता हेमंत जो कि 1905 ईस्वी में तथा प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह क्रमशः कौन सा होगा? तो चलिए बताइएगा कौन सा हो जाएगा। यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि यहाँ पे रंग में भंग जो कि 1909 ईस्वी में आया था। कौन सा हो जाएगा? काव्य संग्रह। यह रहा अगला प्रश्न। यहाँ पे हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। यह कथन किस इतिहासकार का होगा? कथन वाले प्रश्न ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह व्यक्त किया गया। यहाँ पे आपको मिलान करना है, कवि हैं एक तरफ उनके जन्मस्थान दिए गए हैं, तो कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे हम चलिए देख लेते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहाँ जन्म हुआ था। तो दौलतपुर जो कि राय बरेली में पड़ता है। मैथिली शरण गुप्त इनका हो जाएगा चिरगांव जो कि झांसी में पड़ता है। रामनरेश त्रिपाठी जी का हो जाएगा जौनपुर। और नाथू शर्मा शंकर का हो जाएगा अलीगढ़। यानी आपका पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। कामता प्रसाद गुरुकृत भस्मासुर वध और विनय पचासा किस भाषा में है तथा पद्य पुष्पावली किस भाषा में है? सब कुछ बताना है, तीनों रचनाओं की भाषा बताना है। वो भी कामता प्रसाद गुरु के द्वारा रचित हैं। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली में देखने को मिलता है। यहाँ पे भस्मासुर और विनय पचासा किस में है? ब्रज भाषा में है। और यह हो जाएगा पद्य पुष्पावली या खड़ी बोली में है। यह रहा 49वां प्रश्न। निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गनहूँ सब लोग करहूँ सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। यह जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय चेतना की पंक्ति है यह किसकी हो जाएंगी? यह पंक्ति किसकी हो जाएंगी? ऑप्शन बी यानी कि श्रीधर पाठक जी की। यह रहा इसका लास्ट प्रश्न। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? किसे मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं आखिरी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को ही देना होता है। आप लोग बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। और हाँ, और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्या प्रश्नों का लेवल अच्छा था कि नहीं था कि हार्ड था? जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अभी तक आप रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर नागेंद्र को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो आप लोग हमारे चैनल के मेंबरशिप के साथ ज्वाइन करें। वहां पे आपको सब कुछ PDF ट्रिक के माध्यम से सब कुछ दिया जाएगा। और भी कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।